हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर में अपनी सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया था। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर में सम बेसिक कांसेप्ट्स के बहुत छोटे छोटे बातें, जिसके अंदर में हमने पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स को समझा था, हमने सिग्निफिकेंट फिगर सीखा था और मैंने साइंटिफिक कैलकुलेशन सिखाई थी। पहला लेक्चर जो था सर, वो एक बहुत ही बेसिक लेक्चर था और उसके अंदर से जो क्वेश्चंस आने हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू आने हैं। ठीक है, बाकी जो भी बातें मैंने आपको बताई थी वो सारी की सारी बातें आपको फिजिक्स के अंदर में और बढ़िया तरह से टीचर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, आज से हमारा असली चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चैप्टर के अंदर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है सर मोल। ठीक है, हम मोल कंसेप्ट की जो पहली टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। द रियल मोल यहां से शुरू होता है और इसके अंदर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय एटम, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल, व्हाट डू यू मीन बाय हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मास, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, है ना, ये सब जानेंगे। फिर हमने एक्चुअल एटॉमिक मास समझेंगे, ग्राम एटॉमिक मास समझेंगे, उसके साथ साथ हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास समझेंगे, फिर मोल को समझेंगे और भी बहुत कुछ बातें हैं जो कि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज ऑर्गेनोलिज्म बाबा और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ऑर्गेनोलिज्म नीट। तो बच्चों, हेडिंग लगाओ, दैट इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 2। बच्चों, पहले बात हम इस लेक्चर नंबर 2 में करने जा रहे हैं किसके बारे में सर, कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। क्या बच्चों आप लोगों ने एटम्स जाना है कि एटम्स क्या होता है सर? सर एटम क्या होता है, ये बात तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एटम क्या होता है ना। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो समझे होंगे कि किसी भी एटम क्या होता है, वो क्या होता है, किसी भी सबस्टांस का जो सबसे छोटा इकाई होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये सर, ये जो पूरा का पूरा जो ये बिल्डिंग है वो किससे बना होगा सर? जो सबसे छोटा यूनिट, बेसिक यूनिट है, वो क्या है सर? ब्रिक्स, है ना। तो उसी प्रकार से मतलब ये जो पूरा का पूरा वॉल होगा वो एक ब्रिक्स से मिलकर बना होगा, एक एक यूनिट से। ठीक उसी प्रकार से कोई भी सबस्टांस इस दुनिया में बना हुआ है, किससे बना है सर? वो सबसे छोटा यूनिट से मिलकर बना है, दैट इज नोन एज एटम। उसे क्या कहा जाता है सर? एटम कहा जाता है। ठीक है, और जो ये एटम होता है सर, ये हमेशा याद रख लेना, ये कभी भी फ्री स्टेट के अंदर में पाया नहीं जाएगा। ठीक है, एटम्स हमेशा क्या होता है सर, एटम जो होगा वो हमेशा क्या होगा सर, ये कभी भी तुम्हारा क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा किसी ना किसी के साथ मिल के रहता है। ठीक है, तो एटम को डिफाइन करते हैं द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना, विच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना, इज नोन एज एटम। इसको क्या कहता है सर? एटम कहा जाता है। ठीक है सर, मॉलिक्यूल क्या है? ठीक है, याद रखना, ये केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ सर, करते हैं। ठीक है ना, दे आर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस में एटम्स का ही टक्कर होता है ना। क्लियर है एकदम? ये क्या होता है सर? जब एक से अधिक एटम्स मिल जाते हैं, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है ना, एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द नेचर, देन दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। उसे क्या कहा जाता है सर? मॉलिक्यूल कहा जाता है। व्हेन टू, ठीक है ना, और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर and exist independently in nature is known as molecule। उसी को क्या कहा जाता है सर? मॉलिक्यूल कहा जाता है। दूसरा देख, does not directly participate in any chemical reaction। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली कोई भी मॉलिक्यूल कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है। मॉलिक्यूल सर कई तरह के हो सकते हैं। मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, मॉलिक्यूल डायएटॉमिक हो सकते हैं, मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक हो सकते हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है सारे नोबल गैसेस,
है ना, जितने भी नोबल गैसेस होते हैं दे ऑल आर द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ध्यान देना, दे आर नॉट एटम, दे आर मॉलिक्यूल्स। हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वही बात कर लेते हैं, दैट इज एन डायाटॉमिक लाइक N2, H2, है ना, ये सब जो होते हैं O2, F2 etc, ये सब एलिमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल आर डायाटॉमिक्स। पॉलीएटॉमिक्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे Na2SO4, उसके साथ साथ आप लिख दो H2SO4, आप लिख दो HNO3 etc। ये सब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ऑल आर पॉलीएटॉमिक। इन्हें क्या कहते हैं सर? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, दिस ऑल आर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या ये बातें आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो? हाँ सर, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बस यही है कि दैट सिंपलेस्ट यूनिट व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिपेंडेंटली। वहीं पर मॉलिक्यूल क्या होता है सर? कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नेचर में। दूसरा बात, हमेशा एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मॉलिक्यूल कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, कभी भी मॉलिक्यूल जो होता है सर वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बच्चों, किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट को हम अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो लेट बी सपोज कोई भी एलिमेंट अगर x है, तो इस एलिमेंट x को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसकी दो चीज को हमको रिप्रेजेंट करना होता है। वन इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर, अनदर इज नोन एज इट्स मास नंबर। वन इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर एंड अनदर इज नोन एज मास नंबर। दिस इज द एटॉमिक नंबर, दिस इज नोन एज मास नंबर, और ये क्या है सर? कोई एलिमेंट x है। क्लियर है एकदम? अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं सर, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय मास नंबर। बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूं, क्लास 11th में पढ़ा रहा हूं, इसलिए नहीं तो इतना बताने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर। ठीक है बच्चों, चलो बात करते हैं एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? बच्चों, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। और एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? दैट इज द सम ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स प्रेजेंटेड इन एन एटम। किसी एटम के अंदर में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है सर? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो मैं सीधे लिख देता हूं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये बात याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन अगर एटम न्यूट्रल है, इफ एटम इज न्यूट्रल, क्या बोला मैंने? इफ एटम इज न्यूट्रल, तो उस केस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो किसके बराबर हो जाएगा सर? एटॉमिक नंबर के। तो हर बार ये बात नहीं बोल देनी चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक्चुअली में एटॉमिक नंबर क्या है सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। सेकेंड इज नोन एज सर मास नंबर। मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है सर A से। मास नंबर इज नथिंग बट इज द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को ही क्या कहा जाता है सर? मास नंबर कहा जाता है। तो मास नंबर को डिफाइन किया जाता है, मास नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन बोल रहा हूं, ठीक है, प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये किसी एटम के अंदर में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो उसको मास नंबर कहते हैं। मतलब A बराबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अगर आपने ऊपर वाले इक्वेशन से देखो, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के बराबर है? हाँ सर। तो A बराबर में क्या लिख सकता हूं? Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होगा? बोलो ना, आओ समझाता हूं कैसे। मान लो मेरे पास नाइट्रोजन दे रखा है 7 और 14, ठीक है, 7 14, इसमें सब कुछ कैलकुलेट करना है। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, जो कि कितना होगा सर? 7। क्योंकि ये जो एटम है वो न्यूट्रल है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे सर? इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ, अगर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल दिया, अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो आपको क्या करना होगा सर? 14 में से 7 माइनस करना होगा, जो कि कितना होगा सर? 7 ही होगा।
अगला जैसे कि मान लो मेरे पास एग्जांपल है O 8 16, ठीक है। इसकी केस को देखो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना बोलेंगे 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बोलेंगे 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना बोलेंगे 18 माइनस 6 दैट इज 8, ठीक। मान लो मेरे पास कार्बन तुम्हारा 20 40 है, क्लियर। तो इस केस के अंदर में आप देख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 20 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया सर 20। अगर मेरे पास मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है दैट इज इक्वल टू N2+, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या दे रखा है N2+, तो इस केस के अंदर बता दो क्या हो जाएगा सर, N2+ है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 7। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, होना 7 चाहिए था लेकिन अब कितना होगा 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। उसके साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा सर 7। क्लियर है एकदम। दिस इज अबाउट द नंबर टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज। दो याद रखना है, n बराबर में a माइनस जेड होता है, प्रोटॉन का नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है जो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। अब मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर इसी को बोल देते हैं मास नंबर इज इक्वल टू न्यूक्लियन, ठीक है ना। जो मास ऑफ न्यूक्लियन होता है सर वही क्या होता है एक्चुअली में मास नंबर होता है। अब क्या होता है न्यूक्लियन, या फिजिक्स वाले से पूछिएगा, हम केमिस्ट्री बता दिए, ठीक है। मास ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है, मास नंबर के बराबर होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियन। ये बात हो गई, क्लियर है एकदम। अगला बात, अब यहां पे समझना कि जो प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है इन दोनों में मास का कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। बेटा आपको बताता हूं, वेयर इज डस्टर, और समझो। अब हम बात करने जा रहे हैं सर एक टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही फेमस है, दैट इज 1 AMU, ठीक है। हम डिफाइन करेंगे 1 AMU को, ठीक है। चलो देखो एक बात बताओ, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास पता है क्या सर, कितना होता है? सर मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.675 मान लेता हूँ इंटू 10 की पावर माइनस 24, ठीक है। कितना होता है 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। और वही बात कर लेते हैं सर क्या मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी लगभग सेम होता है, थोड़ा सा कम होता है 1.762 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक। क्लियर है क्या? अब समझिए कार्बन की मैं बात कर रहा हूं C12 एटम, ठीक। इसमें अंदर में अगर आपसे मैं मास, ठीक है ना, ऑफ C12 एटम पूछूं तो वो क्या होगा सर, वो होगा सर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। हाँ सर, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा मास ऑफ C12 एटम। तो आप समझो कि इसके अंदर में अगर मैं निकालूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा सर 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, ठीक। तो मास ऑफ C12 एटम इज नथिंग बट द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो मास लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो मैं लिख सकता हूं कि मास इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 24, हाँ सर, प्लस 6 इंटू 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 24 लिख सकते हैं। बोलो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा सर, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। बोलो क्लियर है? ये लिखा सकता है दैट इज एन मास ऑफ एन 1 C12 एटम। बच्चों इसके अंदर में जो ये 12 है ये क्या है सर, इसका एटॉमिक मास नंबर है। और जो सर ये नंबर है दिस इज नोन एज अ 1 एटॉमिक मास यूनिट। जो ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 आया है इसी को कहा जाता है 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास। तो कोई डिफाइन करने बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 AMU, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12, देखो ना मैथमेटिक्स के थ्रू, 1/12 मास ऑफ C12 एटम।
देखो ध्यान से, मैंने मैथमेटिक्स के थ्रू समझाया आपको कि 1 AMU क्या होता है। तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। ठीक, और ये 1 AMU का क्या डेफिनेशन होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर कितनी होती है, -24। एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूंगा, आगे एवोगैड्रो नंबर आएगा, 1/Na का भी मास का जो वैल्यू होता है वो इतना ही होता है, इसलिए ये नंबर बड़ा फेमस है यार, और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर भी है कि 1/Na को भी अगर डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा। ये आप बात करेंगे 1/Na क्या होता है, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही लिख दिया मैंने, क्लियर। तो ये हो गया सर किसके बारे में, डिफिनेशन ऑफ 1 AMU, ठीक है। AMU क्या होता है मैंने इसको डिफाइन किया कि मास ऑफ प्रोटॉन इसको होते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इसको बोलेंगे। तो कार्बन के लिए हम लोग मेनली देखते हैं, तो कार्बन के लिए अगर बात करें कार्बन 12 का मास, तो वो प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के मास के जोड़ होगा, जो कि 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 होगा। इस 1.67 इंटू 10 टू द पावर 1 को हम लोग नाम दे दिए 1 AMU, क्योंकि हर बार ये रिपीट होगा किसी भी चीज का अगर निकालें तो, ठीक है। तो 1 AMU इज इक्वल टू नथिंग, अब इसको हम रेफरेंस लेकर रिलेटिव निकालेंगे किसी का भी, दैट इज 1 अपॉन द C12 ऑफ द मास ऑफ दैट 1/12 मास ऑफ द C12 एटम, ठीक है। दिस इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, और इसी को कहा जाता है सर यूनिफाइड मास। इसी को क्या कहते हैं सर, यूनिफाइड मास। अब बात हम लोग कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एटॉमिक मासेस की, कितने तरह की एटॉमिक मासेस होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास, टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। कितने तरह के एटॉमिक मास होते हैं, जनरली 3 तरह के एटॉमिक मास होते हैं। पहला होता है बेटा जिसको बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं सर, एक्चुअल एटॉमिक मास, दैट इज आर्म, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सर एक्चुअल एटॉमिक मास। एक्चुअल एटॉमिक मास हमें बताएगा किसी एक एटम का कितना मास है, ठीक है। जो एक्चुअल मास है किसी एक एटम का, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं सर, एक्चुअल एटॉमिक मास, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इन ग्राम इज नोन एज एक्चुअल एटॉमिक मास। तो एक्चुअल एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ठीक है, एक्चुअल एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू 1.67 इंटू -24 ग्राम। तो AAM इज इक्वल टू क्या, इसी को मास नंबर बोल रहे थे, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास नंबर इंटू 1.67 इंटू -24 ग्राम। तो इसको जब आप मास नंबर को जब आप AMU से मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी आता है दैट इज नोन एज एक्चुअल एटॉमिक मास। वही क्या हो जाता है सर, एक्चुअल एटॉमिक मास। जैसे कोई पूछे आपसे कि एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। कोई आपसे पूछे एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 8 दूनी 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर क्या लिख दोगे सर, 24 ग्राम। आपसे कोई पूछे सर एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो आप कितना लिखोगे, 7 2 14 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्लियर है एकदम। एक्चुअल एटॉमिक मास किसे कहा जाता है और एक्चुअल एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है। दूसरा टर्मिनोलॉजी होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब हम इसमें कंपैरिजन करने वाले हैं किसी और के साथ, और जनरली जो कंपेयर करते हैं वो किसके साथ करते हैं, कार्बन के साथ, ठीक है। हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास
इसको राम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? राम। तो बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट divided by 1/12 mass of C12 atom. Actual atomic mass divided by 1/12 of the mass of the C12 atom is called a relative atomic mass. तो अगर मैं साफ साफ लिखूं क्या, तो राम is equal to actual atomic mass is the mass number into 1.67 into 10 की power minus 24 and 1/12th mass of the C12 atom is called 1 AMU and this 1 AMU is also equal to 1.67 into 10 raised to the power minus 24। तो ध्यान से देखो ये दोनों का दोनों कट जाता है, तो राम इज इक्वल टू क्या हो गया सर? मास नंबर के बराबर हो गया। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट पर लिखो। नोट कहते हैं कि राम एक्चुअली में एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। हाँ ध्यान से देखो, ग्राम से ग्राम, मास से मास से तो कट रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं सर? एएमयू में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात याद रखना, राम जो होता है वो एक्चुअली देखा जाए तो इन एक्चुअल सेंस ये क्या होता है सर? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं? बाय कन्वेंशन इसको एक्सप्रेस करते हैं किसके अंदर में सर? एएमयू में। तो राम is expressed in AMU। किसमें एक्सप्रेस करते हैं सर? AMU by convention, but in actual, ठीक है ना, in actual sense राम मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास is a unit less quantity। ठीक है, राम जो होता है सर क्या होता है? यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। तो राम को हम लोग जनरली एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं कन्वेंशन के थ्रू, लेकिन एक्चुअली में राम क्या है सर? यूनिटलेस क्वांटिटी। दूसरा कहते हैं सर कि रिलेटिव एटॉमिक मास का वैल्यू चेंज हो सकता है अगर आप अपना स्केल ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दो। ठीक है, तो कहते हैं कि ऑन चेंजिंग the reference scale, ठीक है, on changing the reference atom, the value of relative atomic mass is also change। ये भी क्या हो जाता है सर? चेंज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑन चेंजिंग द रेफरेंस एटम द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज आल्सो चेंजेस। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास का भी वैल्यू क्या होता है सर? चेंज हो जाता है। क्लियर है एकदम? अब हम डिफाइन कर सकते हैं सर व्हाट डू यू मीन बाय मोल। मोल इसे कहते हैं। ठीक है, मोल को डिफाइन करते हैं बच्चों। मोल क्या होता है? ये बातें 9 में पढ़े होंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। ये चैप्टर पूरा सम बेसिक कंसेप्ट ही नाम है इसका। इसके अंदर में हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस रिकैप्चुलेट करना है, और नया जो होगा वो तो बताया जाएगा। ठीक ठीक है, तो मोल क्या होता है आपने पढ़ा होगा। मोल को क्या डिफाइन करते हैं? ठीक है ना, मोल को कैसे डिफाइन करते हो? ठीक है, कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particles, ठीक है ना, is called a mole। A collection of 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है ना, entities, ऐसे लिख देते हैं। entities is defined as mole। ठीक है, जो कि कलेक्शन होता है कितना सर? 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज का, उसी को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो एक मोल मतलब 6.022 into 10 to the power 23
एंटिटीज। तो कोई पूछे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मतलब क्या होता है, मतलब एक मोल एटम है, तो क्या मतलब होता है 1 मोल एटम। ठीक है, कोई पूछे आपसे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या होता है सर, एक मोल मॉलिक्यूल है, एक मोल मॉलिक्यूल है, या फिर हम इसी को बोलते हैं 1 ग्राम एटम है, ऐसा क्या लिखते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल है। ये सारा वर्ड आएगा क्वेश्चंस के अंदर में। ठीक है, एक ही बात हुआ, अगर कोई लिखे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स, या कोई लिखे 1 मोल एटम, या कोई लिखे 1 ग्राम एटम, इसका मतलब हमें समझना है 1 मोल। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स कोई बोले, या 1 मोल मॉलिक्यूल्स कोई बोले, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोले, इसका मतलब क्या मतलब होता है 1 मोल। इसका क्या मतलब होता है सर 1 मोल। इंपॉर्टेंट है ये सब नीट में आता है। ठीक है, कि 1 मोल क्या होता है, तो 1 मोल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कहीं 1 ग्राम एटम पूछे तो भी 1 मोल का मतलब हुआ, और 1 मोल एटम बोले तो भी 1 मोल हुआ, या फिर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स बोला तो भी क्या हुआ सर 1 मोल हुआ। इसको क्या बोलेंगे सर 1 मोल बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं सर ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ द एटम इन ग्राम। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम। ठीक है, mass of 1 mole of the atom in gram is known as gram atomic mass। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्राम एटॉमिक मास। एक बात और याद रखना, ये जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज होती हैं, इन्हीं को कहा जाता है Na, या इसी को कहा जाता है एवोगैड्रोज कांस्टेंट। इस वैल्यू को क्या नाम दिया जाता है सर, एवोगैड्रोज कांस्टेंट कहा जाता है, या Na बोला जाता है। ठीक, तो कोई तुमसे पूछे कि मास ऑफ एन 1 मोल ऑफ द एटम इन ग्राम को क्या कहता है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मास ऑफ एन एटम को अगर हम Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या वो मास ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। हाँ सर, ऊपर मैंने बता दिया, तो इसी को कहा जाता है सर क्या, ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर मास ऑफ एन एटम को अगर आप Na से मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी तुम्हारा आएगा उसी को कहा जाता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना, तो मास ऑफ एन 1 एटम इनटू Na इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है एकदम। और एक बात समझना, अगर हम लोग बात करते हैं मास ऑफ एन 1 एटम की, तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि मास ऑफ एन एक एटम इज इक्वल टू मास नंबर इनटू 1.67 इनटू 10 टू द पावर इतना, तो ये होता है मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24। हाँ सर, यही होता है। और इंटू क्या बोला मैंने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो अब देखो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 1.6, ये हो गया, ये वैल्यू हो गया कि नहीं। तो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू, अब बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है सर, अगर मैं इस वाले एंटिटी को डिवाइड कर देता हूं सर 1/12 ऑफ द मास में, तो राम को याद रखना, ये होता है राम इन ग्राम इज आल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं सर, ग्राम एटॉमिक मास कह देते हैं। कब ऐसा कर पाएंगे, जब हम 1/Na लाएंगे। क्या लाएंगे सर, 1/Na। ये बात याद रख लेना, 1/Na का जो मास होता है, Na से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। तो Na से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ और तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/Na इज इक्वल टू कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 1/Na की वैल्यू यही होती है। तो ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट यू हैव टू लर्न दैट इज राम इन ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास। राम इन ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, राम इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अब हम करते हैं कैलकुलेशंस ऑफ मोल। ठीक है, मोल के कुछ कैलकुलेशंस को हम लोग समझते हैं, यहां से समझना चाहिए। ठीक,
बढ़िया क्वेश्चंस लाया हूँ, उन्हें देखो। लिख के लाया हूँ यार, याद नहीं मुझे, याद तो मुझे कुछ भी नहीं होता है। देखो डॉक्टर बन गया लेकिन याद कुछ नहीं होता। चलो देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं सर कैलकुलेशंस ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल। बच्चों मोल को कैलकुलेट करने के लिए, किसी का मोल निकालने के मेरे पास 3 फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 फॉर्मूला मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहला होता है सर कि मोल इज इक्वल टू, पार्टिकल के टर्म में अगर दिया हो तो होता है सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। पहला फॉर्मूला, मोल का पहला फॉर्मूला होता है सर कि मोल इज इक्वल टू होता है सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल का दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर एटॉमिक मास दिया हुआ हो तो हम लिखते हैं गिवन एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को बोल देते हैं एटॉमिक, गिवन मास लिख दो क्योंकि एटॉमिक मास लिखने नहीं लिखेंगे, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? चलो ये 2 फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं अभी फिलहाल, इसको बाय हार्ट करो, और इन 2 फॉर्मूला के थ्रू हम अभी सारे न्यूमेरिकल्स को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो छाप लो इसे फटाफट, छाप लीजिए, छाप लीजिए इसे, जो भी बातें मैंने आपको बताई मोल के बारे में। चलो अब मैं कराने वाला हूँ यहाँ से, अब 1.5 घंटे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करें लेक्चर। क्या है नियम बच्चों? कल मैंने बताया था, आज फिर से बताता हूँ। हमारे क्लास का एक नियम होता है, जो क्लास 11th में आए हुए हैं उन्हें जान लो, कि आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अपने से अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होता है तो वापस से वीडियो को ओपन करना है और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना है। साथ साथ सॉल्यूशन बनाने वालों का ना ही कभी जिंदगी में भला हुआ है, ना कभी आप केमिस्ट्री सीख पाओगे। केमिस्ट्री सीखने का एक ही तरीका है कि मैं जो क्वेश्चन देता हूं उस क्वेश्चन को आपको देखना है, उसको खुद से ट्राई करना है, ना बने तब फिर उसे खोलकर सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। मैं हर क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको 10 सेकंड दूंगा या फिर मैं 1 मिनट दूंगा, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। शुरू करूं? चलो पहला सवाल बच्चों आपके क्लास 11th के अंदर में आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन 1 एटम? अरे ये क्या पूछा है? क्वेश्चन है तुम्हारा कि हाउ मेनी ग्राम एटम इन 1 एटम, ठीक है, एक एटम में कितने ग्राम एटम होते हैं वो पूछा जा रहा है। चलिए बनाइए, हाउ मेनी ग्राम एटम इन 1 एटम। बहुत ही छोटा सवाल है। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। Pause the video, solve the question. How many gram atom in 1 atom? शुरू करो। देखो बोल क्या रहा है सर कि हाउ मेनी ग्राम एटम, मतलब ग्राम एटम मतलब मोल, इन 1 एटम मतलब एक एटम में कितने मोल होते हैं। सीधा बात है यार कि ग्राम एटम, वही मैंने बताया ना, ग्राम एटम वर्ड लिखा हुआ हो, ग्राम मोल वर्ड लिखा हुआ हो, या फिर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स लिखा हुआ हो, बात एक ही होता है। ग्राम एटम मतलब हमें क्या पूछ रहा है सर? मोल। और हमको कितने नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है सर? एक एटम। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है सर? 1, ठीक, एक एटम का है। तो सर मोल पूछ रहा है, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो मोल होता है सर नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है 1 और एवोगैड्रो नंबर है Na। अभी मैंने सिखाया था कि 1/Na का मान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इजी क्वेश्चन था, खाली बस ट्रिकी। अगला सवाल लिखो, लिखो देखो, द डॉट ऑफ द एंड, द डॉट ऑफ द end of this statement, ठीक है, has a mass
ऑफ अबाउट 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम, ठीक है। एज्यूमिंग दैट black stuff is a carbon, black stuff is a carbon, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट, खाली लैंग्वेज फंसाया जा रहा है आपको। अप्रोक्सीमेट एटम्स, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट एटम्स ऑफ कार्बन needed to make such dots, ठीक। बनाइए इसे, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, बस नंबर ऑफ क्या पूछा है सर, एटम पूछा हुआ है। ठीक है, कर लिया पॉज, सॉल्व करें। चलो देखो, बच्चों बोल रहा है कि ये डॉट ऑफ द एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट हैज द मास ऑफ अबाउट 1 ग्राम, और मान लेना है सर कि जिससे मैंने ये ब्लैक बोर्ड पे मान लो कि ये सेंटेंस मैंने लिखा, और इसका जो ये आखिरी डॉट है, ये आखिरी डॉट, इस आखिरी डॉट का जो मास है वो 1 माइक्रोग्राम है, और मान लेना है सर कि जो ये ब्लैक स्टफ है वो क्या है सर, कार्बन का एटम है। क्या है सर, कार्बन का एटम है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस छोटे से डॉट के अंदर में कितने नंबर ऑफ मतलब कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब हमको मास दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, मास ऑफ कार्बन कितना दे रखा है, 1 माइक्रोग्राम। कितना दे रखा है, 1 माइक्रोग्राम। बेटा 1 माइक्रोग्राम का मतलब होता है 10 की पावर -6 ग्राम, ठीक। हमको मास पता है, हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। दोनों फॉर्मूला को मर्ज कर दो। क्या क्या पढ़ाया था मैंने कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, हमें यही निकालना है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या होता है सर, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। पढ़ाया मैंने ये बात, दोनों फॉर्मूला, क्योंकि दोनों तो मोल का ही फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे देखो, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करना है इस डॉट के अंदर, ठीक। इसको मैंने कुछ x मान लिया, और मान लो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती ही है। गिवन वेट है सर 10 की पावर -6। अब बोला है सर कि जो एटम है वो किसका मानना है सर, कार्बन का। तो कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 12। जनरल वाला रेडियो आइसोटॉप नहीं बोल रहा हूँ, कार्बन, ठीक। तो आप यहाँ से देखो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12x इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये कट जाएगा, हाँ सर, ये आ रहा है 6, ठीक। तो x की जो वैल्यू आएगी सर वो कितनी आएगी, 1/6 इंटू 10 की पावर, ध्यान से देखो 10 की पावर 23 में से 6 घटाना है। तो 23 में से 6 घटाओगे तो कितना आना चाहिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, दैट इज इक्वल टू 7, और ये हो गया 17। तो ये हो गया सर सीधे 17। 1/6 को अगर डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा सर, 1 को 6 से करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 10/6 इंटू 10 की पावर 16। यहाँ से काट देता हूँ, 5/3 हो जाएगा, तो 5/3 ना, तो ये 3 से 5 से कर लेता हूँ, 1 जा 3 हो जाएगा 2, पॉइंट डालूंगा, 3 6 18, 1.6 इंटू 10 की पावर 16 एटम्स इसके पाए जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ सवाल नहीं है यार। कितना आ जाएगा सर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 16 एटम्स इसके पाए जाएंगे। क्लियर है एकदम, आगे बढ़े। चलो, अगर कोई क्वेश्चन में गलती होगा तो मुझे बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं का, मुझे याद नहीं कहाँ का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी है यार। अब यहीं पे कहीं कहीं ना कप वाला क्वेश्चन आता है कि कप के अंदर में गोल्ड का है, तो गोल्ड का बना हुआ है तो उसमें कैसे करें, तो यही करना है यार, उसमें कुछ करना थोड़ी है, बस लैंग्वेज है।
लैंग्वेज फंसा देगा तुमको तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बाकी लेकिन सवाल मैं करा दूंगा, इससे तो हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया। थर्ड सवाल, ये क्वेश्चन है सर कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सम निकालना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ध्यान देखना, इन 16 ग्राम ऑफ ओ एटम, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करो। फाइंड द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 16 ग्राम ऑफ ओ एटम, ठीक है। 16 ग्राम ओ एटम के अंदर में कैलकुलेट करना है हमको फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन का सम। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हमसे बोला है 16 ग्राम ओ एटम, मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम का मतलब होता है 1 मोल ओ एटम। अब ये बताओ, 1 मोल ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो 8 और ये होता है 16, तो 1 मोल के अंदर में क्या मेरे पास 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो 8 का 8, 8 में 16, 8 16 और कितना हो गया, जो भी होता है 16 और 8 32 है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, इतना ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए, 32 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अगर यही बात हमसे तुमसे करना चाहें, एक और चीज समझ दो, हम तुमसे पूछें कि मेरे पास, ठीक है ध्यान सुनना, 1 मोल, देखो 1 मोल ओ एटम है ना मेरे पास, तो ये तो हो गया सर 1 एटम का, मेरे पास 1 मोल एटम का बात हो रहा है। मतलब कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितना है सर, 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन है। लेकिन हमसे किसका कितना का पूछा है, 1 एटम का नहीं सर, 1 मोल एटम का। तो 1 मोल एटम, तो हमने क्या बताया था ना कि अगर आपको नंबर निकालना है तो N2 करना होता है एवोगैड्रो नंबर से, कि अंदर में 8 आना प्रोटॉन, 8 आना इलेक्ट्रॉन प्लस 8 आना क्या होगा सर, न्यूट्रॉन होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल एटम पूछा है या 1 एटम पूछा है। तो 1 मोल पूछा है तो नंबर 1 एटम इंटू मल्टीप्लाइड बाई एन है ना यार, अभी तो पढ़ा मैंने कि मोल बराबर में नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर होता है। तो हमसे पूछा है 1 मोल, ठीक है, 1 मोल एटम में कितना, तो इंटू मल्टीप्लाई मोल इंटू आना इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना, नंबर ऑफ पार्टिकल आपसे पूछा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, 1 मोल इंटू आना। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना इस बात को कि आपसे 1 एटम का पूछा है या 1 मोल एटम का पूछा है, ठीक है, 1 एटम का पूछा है या फिर 1 मोल एटम का पूछा है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। अगर हम लोग इसी बात को मॉलिक्यूल के लिए लगाएं, ठीक है, इन्हीं बात को अगर हम मॉलिक्यूल्स के लिए लगाएं, तो इस मॉलिक्यूल्स के केसेस में भी हम 3 तरह के मॉलिक्यूलर मासेस को डिफाइन करते हैं। मॉलिक्यूल के केस में पहला होता है दैट इज एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, जो कि आप समझ गए होंगे, बताना जरूरी नहीं है, जो कि क्या होगा सर, मास नंबर होगा और इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -20। दूसरा होगा सर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, जिसके अंदर में हम क्या करेंगे सर, ठीक है ना, हम मास नंबर को, मॉलिक्यूलर मास को क्या करेंगे सर, ग्राम में लिख देंगे, ठीक है। और तीसरा होगा सर क्या, दैट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास हुआ किसमें, ग्राम। ठीक, ये होता है यूनिफाइड मास में, ये किसमें होता है, ग्राम में। क्लियर? तो इसके लिए भी सर मोल का 3 फार्मूला होगा, 2 फार्मूला यहाँ होगा,
अब यहां मोल का फॉर्मूला क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या लिखोगे मोल का, दैट इज मोल इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। डिवाइडेड बाय क्या लिख दोगे सर, मॉलिक्यूलर मास। क्या लिख दोगे सर, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। तो क्वेश्चन करें, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। चले हैं परदेस, क्वेश्चनों पे क्वेश्चन हम कराते चले देश। फाइंड आउट द मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स, आप समझना होगा आपको। फाइंड आउट द मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल्स, समझ गए होगे। आपसे मॉलिक्यूल का नंबर भी पूछ रहा है, मोल भी पूछ रहा है, ठीक है ना। इन 4.25 ग्राम ऑफ मुनिया, ठीक है। मुनिया के अंदर में आपको मॉलिक्यूल्स बताने हैं और ग्राम मॉलिक्यूल्स बताने हैं कितने में, 4.25 के अंदर, ठीक है। तो करिए सॉल्व, आपके पास 1 मिनट है, करिए सॉल्व, आपके पास 1 मिनट है। करूं मैं, देखो हमसे पूछा है ग्राम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स। बच्चों ग्राम मॉलिक्यूल मैंने पढ़ाया, हाँ क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूल, क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है सर मोल। तो मोल निकालने बोल रहा है, अब मोल का मैंने फॉर्मूला बताया अभी, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 4.25 डिवाइड बाय मुनिया। देखो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 7 2 14 प्लस 3 कितना होता है सर, 17। करो 17 हो गया और ये हो गया 4.25। ओवरऑल ये वैल्यू आना चाहिए मेरे हिसाब से इतना, वो निकल गया। अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या बताया था मैंने कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। हो गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बढ़िया क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास, विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह क्वेश्चन आता है, हैज हाईएस्ट मास, ठीक है, किसमें सबसे ज्यादा मास होगा। ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है सर 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है दैट इज 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है दैट इज 10 मिलीलीटर ऑफ पानी। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 1/4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ छोटू, छोटू। सॉल्व करो क्वेश्चन को, सॉल्व करो क्वेश्चन को, सॉल्व करो क्वेश्चन को। Solving the questioning, answering the answers, you got marks and you will be the winner. बस थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर और कराऊंगा सवाल। तो क्या बोल रहा है भैया कि इसके अंदर में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास। ओ मास, गॉस बेटा, मास मतलब जिसका मोल ज्यादा उसका मास ज्यादा। हाँ ये सही बात है, जिसका मोल ज्यादा उसका मास ज्यादा होगा। हाँ
लॉजिक तो सही लग रहा है, जिसका मोल ज्यादा उसका मास ज्यादा। ठीक है, तो मेरे पास बोल रहा है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, मतलब हमको बोल रहा है 1 मोल कार्बन। समझ में आने लगा ना? अगर लिखा है 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, मतलब हाफ मोल मीथेन। याद देखो 10 मिलीलीटर ऑफ पानी, अरे बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर सीसी। ठीक, तो जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। तो जो डेंसिटी होगी सर, क्योंकि देखो डेंसिटी तो एक होता है, एक होता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है। तो ये अगर 1 है तो जो भी मास है वही वॉल्यूम है। बोलो, मतलब ये बोल रहा है मेरे पास 10 ग्राम पानी है, तो 10 ग्राम पानी है मतलब कितना मोल पानी है? 10/18। ओके सर, मतलब मेरे पास कितना है सर? 10/18 मोल पानी है। अच्छा, ये तो बहुत कम होता है। अब लगा है 1/4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ छोटू, मतलब मेरे पास कितना है सर? 1/4 मोल छोटू है। अब आप खुद बता दो सबसे ज्यादा मोल किसमें है? मुझे तो कार्बन में दिख रहा है, कार्बन में, क्योंकि मैंने बताया जिसका मोल ज्यादा उसका मास ज्यादा, जिसका मोल ज्यादा उसका मास ज्यादा। बताओ आंसर। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? अगला करें, अगला करें, करो। ओके, हमको तुमसे बेकरारी है, कहो न प्यार 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 है। लिखो 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 लिखो। इफ 3.01 into 10 की पावर 23 molecules of oxygen, molecules of oxygen are removed from 2 gram molecule of oxygen, 2 gram molecule of oxygen, find the weight, find the weight of remaining oxygen, find the weight of remaining oxygen, find the weight of remaining oxygen, find the weight of remaining oxygen. Find the weight of remaining oxygen. Pause the video, solve the question. Pause the video, solve the question. Pause the video, solve the question. बनाओ, बोलो क्या बोल रहा है सर? 2 ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब क्या है मेरे पास? 2 मोल ऑक्सीजन है। ओके, मेरे पास कितना है सर? 2 मोल ऑक्सीजन। अब कितने मॉलिक्यूल हटा दिए गए? इतने। इतने कितने? अब निकाल लेता हूं नंबर ऑफ मोल रिमूव्ड। ओके, 3.01 into 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 6.022 into 10 की पावर 23। ओवरऑल देखा जाए 3/1/2 होगा ना? हाँ सर, 0.5 मोल। रिमेनिंग कितना है? अरे इतना आसान क्वेश्चन, रिमेनिंग मोल निकालने नहीं आ रहा है। 2 में से 2.5 आधा गया, 1.5 बचा। अब बोलता है वेट बता दो, तो वेट ऑफ रिमेनिंग मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 1.5 इंटू, बोलो, एटॉमिक मास। 8 दूनी 16, 15 को 16 से मल्टीप्लाई करो, जिंदगी में जो आएगा आंसर लिखो। इतना मुझे नहीं आता मैथमेटिक्स। चलो कर दिया ना मैंने, चलो सॉल्व करो।
अगला सवाल लिखा जाए, बोलो। चलो अगला कर लेते हैं। जब कर ही रहे हैं सवाल तो क्यों रुकेंगे हमारे यहाँ। रुकना ही नहीं चाहिए, ठीक है। रुका तो गया, रुका तो गईला बेटा, ठीक है। लिखो लिखो जरा, समय बहुत हो गया अच्छे सवालों का। यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ electrons in 360 gram of glucose, 360 gram of glucose बनाइए। करिए, कैसे करिएगा। ठीक है, देखो बकवास क्वेश्चन है, सॉल्व करता हूं। ग्लूकोज का फॉर्मूला सीखे हो आज तक? C6H12O6 होता है ग्लूकोज। जिंदगी भर खाए हो लेकिन ग्लूकोज नहीं जानते हो। बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, अगर आप निकालेंगे तो 6 × 12 + 12 + 8 दूनी 16 और 16 × 6 ये लगभग आएगा 96 ग्राम। कितना आएगा सर? 96 ग्राम। सही है, कितना आएगा? 96 ग्राम। ओवरऑल नहीं यार, गलती बोल रहा हूँ। 96 कैसे आएगा? 180 ग्राम आएगा, पढ़ने नहीं आता। हाँ, कितना आता है सर? 180 ग्राम। ओके, 96 ग्राम ग्लूकोज का मान होता है। तो 180 ग्राम हो गया। बताओ जरा सा मोल निकालना जरा। मोल 360/180, 8 दूनी 16, 2 मोल। अब जरा बताना कि 1 मोल ग्लूकोज की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। बोलो, कार्बन के पास है 6 और है टोटल कितने? 6, 12, 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन 8 × 6। जरा करना 8 × 28 34, 12 8 6 48। तो ये हो जाएगा सर 10 और 6 16, एक हाथ में 4 4 8 और 1 9 96। ओके, मतलब हम कहेंगे 1 मोल ग्लूकोज में मेरे पास कितने हैं? 96 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ठीक है, 96 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे गधा, 96 नंबर बदल Na इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये सही है। Therefore, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज में क्या 96 × 2 आना नहीं होंगे? 6 दूनी 12, एक हाथ में 9 का 9 दूनी 18, 18 एक 19 आना इलेक्ट्रॉन। गजब, इतने आना होंगे। क्या ये सब क्वेश्चन है यार, लेवल ही नहीं है भाई साहब। आगे बढ़ो, लेवल ही नहीं है भाई साहब। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो एक दो और कर लेते हैं, इसको ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, अगले दिन। टिंग 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 टिंग। लिखो तो, फाइंड द नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 2.7 gram of Al3 plus ion. Find the number of electron in 2.7 gram of Al3 plus ion. Okay.
करो, सॉल्व करो से, सॉल्व करो, आपके पास 1 मिनट है, सॉल्व करो। बनाऊं मैं मोल निकालो इसका। कभी भी जिंदगी में कुछ करो या ना करो सर, मोल निकाल लिया करो। ये आएगा सर 0.1 मोल। अच्छा ओके, तो बताइए 1 मोल अल्युमिनियम 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अल्युमिनियम की बात हो रही है, अल्युमिनियम नामक अलसी, नामक अलसी, मतलब ये हो गया सर 12, ये 13 है ना, तो 13 - 3 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। 10 आना इलेक्ट्रॉन लिखना ज्यादा बेटर है क्योंकि नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल अल्युमिनियम के अंदर में 10 आना इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 0.1 मोल अल्युमिनियम में 10 आना है ना, कितना हो जाएगा? अरे बोलो ना, जरा नहीं हो जाएगा? हो गया सॉल्व करो, मेरे को क्या है? आना इलेक्ट्रॉन फिनिश, इसने देखा फिनिश, ये हो गया। चलो तो यही तक था आज का लेक्चर। आई होप आपको मोल कंसेप्ट की छोटी छोटी ट्रिक्स समझ में आई होगी। अभी यहीं पर मोल कंसेप्ट खत्म नहीं होता है, इसके टोटल 3 से 4 लेक्चर्स आएंगे। कल के अंदर में हम करेंगे थोड़े और एडवांस लेवल क्वेश्चंस। ये थे बहुत ही ज्यादा बचकाने टाइप के क्वेश्चंस। कल जो आएगी उसके अंदर में हम करेंगे थोड़ा लेवल अप के क्वेश्चंस। कल से स्टार्ट हो रहा है सर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, और डेंसिटी के साथ साथ हम कंसेप्ट को शुरू करेंगे आगे की जर्नी को। तो पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।